डियर स्टूडेंट्स, BA 6 सेम हिस्ट्री लेसन 4 वीडियो फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है साम्राज्यवाद का उदय, उसके कारण एवं परिणाम। ये साम्राज्यवाद को अगर हम इंग्लिश में बोले तो इंपेरियलिज्म है। आपने वाणिज्यवाद भी पढ़ा था पिछले सिलेबस में, आपको ध्यान होगा तो वाणिज्यिक क्रांति भी पढ़ी थी और कृषि क्रांति भी पढ़ी थी, औद्योगिक क्रांति भी पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में। उन सब के कारणों के परिणाम स्वरूप नई चीज़ें कुछ आती हैं, जिसको हम कहें तो औद्योगिक पूंजीवाद आया। औद्योगिक पूंजीवाद बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ, इसका एक नई अवस्था फिर इसके अंदर आती है, वह है होती साम्राज्यवाद। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। साम्राज्यवाद का अभिप्राय पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या अभिप्राय है, क्या इसका अर्थ है, फिर कारणों के बारे में पढ़ेंगे, किस कारण से ये आता है। शाब्दिक अर्थ है इसका किसी शक्तिशाली शक्ति द्वारा, किसी शक्तिशाली शक्ति द्वारा अपनी सीमा से बाहर, अपनी जो सीमा है, जो उसकी बाउंड्री है, अपनी सीमा से बाहर किसी अन्य राज्य पर अधिकार करना, अधिकार जमाना, अधिकार करना जो है साम्राज्यवाद कहलाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें आधिपत्य, जो अधिकार जमाया गया, उसका स्वरूप और लक्ष्य विभिन्न युगों में अलग अलग रहा है। चरणों में अलग अलग इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन व मध्ययुग जब खेतीहर युग था, बड़े बड़े राज्य एवं साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, मौर्य, गुप्त, दुनिया के विभिन्न भागों में स्थापित हुए। अपने से कमजोर राज्यों पर इन्होंने अधिकार जमाया। इन प्राचीन राज्यों का स्वरूप व लक्ष्य दो बातों से निर्धारित हुआ। जो प्राचीन काल में जो साम्राज्यवाद था, अगर उसमें हम बात करें, चाहे आपका पूर्व विश्व की बात करते तो रोमन साम्राज्य, भारत में गुप्त और मौर्य साम्राज्य भी हुए, और भी अन्य साम्राज्यों के बारे में आप पढ़ पाएंगे। तो इनका जो स्वरूप था राज्यों का, और लक्ष्य जो था, वो किन दो बातों पर निर्धारित करता था। जो शासकों की, शक्तिशाली शासक थे, उन शासकों की व्यक्तिगत जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। कई लोग लेते थे ना सपना, कई शासक, कि मुझे विश्व विजय करना है। दूसरा, इन जो जहाँ पर ये अधिकार करते थे, खेती से जो खेती का ही मुख्य काम था, से प्राप्त धन व अन्य जो संसाधन थे, उन संसाधनों पर अधिकार जमाना। ये दो चीज़ें थी। फिर आपका वाणिज्यवाद आता है 16वीं सदी में। इसने विदेशी व्यापार के माध्यम से, इसमें क्या है आपका, विदेशी व्यापार के माध्यम से अधिक धन जो है इकट्ठा करना था, संग्रह करना था। ये आपने पढ़ा था, मूल लक्ष्य था। अतः शक्तिशाली यूरोपीय देशों ने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के देशों को अपना गुलाम बनाया। अतः यूरोप विशेष रूप से इसमें सक्रिय था। यूरोप ने अफ्रीका के देशों को, एशिया के देशों को और अमेरिका के, इनके देशों को जो है गुलाम बनाया, इस काम हेतु कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। तो व्यापारिक मुनाफा, इस जो ये साम्राज्यवाद का व्यापारिक जो मुनाफा था, वह केंद्र बिंदु था। पहले हमने तो इसके पढ़े प्राचीन काल के, ये मध्यकाल का लगा लो। व्यापारिक केंद्र बिंदु था मुनाफा। उसके बाद 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप के देशों में कारखाने लगे। फिर आपके 19वीं सदी की अगर हम बात करें, पूर्वार्ध मतलब शुरुआत में ही कारखाने आ गए, कारखाने, औद्योगिक क्रांति आ गई। उससे क्या आया आपका, औद्योगिक पूंजीवाद आ गया, एक नई चीज आई। आर्थिक क्षेत्र में नई विचारधाराओं का उदय होता है। एडम स्मिथ आते हैं,
एडम स्मिथ का नाम आपने पढ़ा था पिछले समय भी। तुर्गो आते हैं, इनके बारे में भी पढ़ा था आपने। इन्होंने मुक्त व्यापार की जो है ना प्रेरणा दी, मुक्त व्यापार का विचार दिया, सिद्धांत दिया। मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा के चलते और भी तीव्र गति से, इसके चलते तीव्र गति से पूंजीवाद का विकास होता है। मतलब पूंजीवाद विशेष केंद्र में आ जाता है। अब इन परिस्थितियों में फिर जब परिस्थितियां बदले परिवेश में साम्राज्यवाद का उदय होता है। साम्राज्यवाद का स्वरूप भी बदल जाता है। अब कच्चे माल बाजार तथा पूंजी निवेश करने के लिए एशिया व अफ्रीका के पिछड़े देशों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए आपस में क्या छिड़ जाती है? प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। प्रतिस्पर्धा पहले भी छिड़ी थी, ये थोड़ी ज़्यादा भयंकर थी। इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक रस्किन ने सन 1870 में अपने भाषण में कहा, इंग्लैंड को जल्दी से जल्दी अपने नए उपनिवेश स्थापित करने चाहिए। उसे जहाँ भी उपयोगी खाली स्थान मिलता है उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। अगर ऐसा इंग्लैंड नहीं करेगा तो क्या होगा? इंग्लैंड नष्ट हो जाएगा। रस्किन ने कहा, जहाँ भी खाली स्थान मिले इंग्लैंड के संदर्भ में, वहीं क्या कर लो, अधिकार कर लेना चाहिए इंग्लैंड को, नहीं तो इंग्लैंड क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये ऐसी बातें चलती थी। फ्रांस के अर्थशास्त्री राजनीतिक भी ऐसी बात कर रहे थे। ये आप थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेना। इसी तरह से तो जापान भी धीरे धीरे इस चीज़ में शामिल हो जाता है। खास बात यह है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक जापान भी जब विकसित होने शुरू हो जाता है तो ऐसी ही नीति अपना लेता है। तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते अफ्रीका महाद्वीप का जो 90% भाग है वह यूरोपीय राज्यों में बांट लिया जाता है। अफ्रीका का 90% भाग यूरोपीय देशों के पास था। एशिया और लैटिन अमेरिका का अधिकांश क्षेत्र भी साम्राज्यवाद के अधिपत्य में आ चुका था। तो कई परिभाषाएं दी गई इस संदर्भ में, उन परिभाषाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। लेनिन क्या कहता है, लेंगर क्या कहता है, चार्ल्स से बियर्ड क्या कहता है, ये हम कुछ देखेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से इसको याद करें, करना ही चाहिए अगर आपको अच्छे अंक इसमें लेना है तो। रूसी क्रांति के अग्रणी नेता थे लेनिन। उन्होंने कहा, साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था है। निश्चित आर्थिक व्यवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। लेंगर क्या कहते हैं? मतलब पूंजीवाद जब चरम पे आ जाता है तब ये साम्राज्यवाद उत्पन्न होता है, ज़्यादा भयंकर रूप लेता है। लेंगर कहता है, साम्राज्यवाद का भावार्थ एक राज्य, राष्ट्र अथवा ऐसे लोगों के एक ऐसे अन्य समूहों पर भी हो सकता है। समूह पर शासन अधिकार प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। मतलब इसको स्थापित करने की तीव्र इच्छा ही क्या है? आपका साम्राज्यवाद है। चार्ल्स ए बियर्ड क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद की परिभाषा को अपने इन शब्दों में व्यक्त किया है। साम्राज्यवाद वह होता है जिसमें एक देश की सरकार है।
जिसमें एक देश की सरकार और उसकी कूटनीतिक मशीनरी, सरकार और उसकी मशीनरी, ध्यान देंगे, दूसरी जाति के प्रदेशों पर, लोगों पर, दूसरी जाति के लोगों के प्रदेश जो भी हैं, रक्षित राज्य प्रभाव क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है। उन क्षेत्रों को प्राप्त करना है और अपने लिए औद्योगिक व्यापारिक और धन लगाने के अवसरों को बढ़ाने का कार्य करती है। अपने लाभ के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो वह क्या है? साम्राज्यवादी व्यवस्था है। तो ये आपने साम्राज्यवाद को देखा, उसमें हमने क्या क्या देखा? अभिप्राय में हमने प्राचीन काल में देखा कि दो ये मुद्दे होते थे। फिर वाणिज्यवाद आता है, फिर यूरोप जो है कैसे बना लेता है गुलाम। फिर 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आती है तो उससे नया ही प्रारूप आता है। उसमें फिर एडम स्मिथ और तुर्गो मुक्त व्यापार की नीति को लेकर आता है। फिर प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। फिर रस्किन क्या कहता है, जापान भी शामिल हो जाता है। फिर परिभाषाएं हमने पढ़ी, लेनिन की, लैंगर की, चार्ल्स बियर्ड की। इसके बाद हम साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण देखेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण। साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण हम देखेंगे। तो मूल कारण तो आर्थिक था, तो अब हम दिखाए हैं। स्वार्थ थे उनके, और स्वार्थों में धन का जो लालच था आपका जो था, क्योंकि राजनीति और अर्थतंत्र का गहरा संबंध होता है, इसलिए साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक कारणों के सामंजस्य से ही ये प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व भी प्रेरणादायी रहे, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मूल कारण अगर हम बात देखें दोबारा से, मूल कारण क्या था आपका? आर्थिक था। पहला कारण जो है वह है आपका औद्योगिक क्रांति। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में, या जो अभी तक हमने पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर, मतलब इस 5th सेमेस्टर में या फिर 6th सेमेस्टर के कुछ पार्ट में आप देख आए हैं, समझ आए हैं। नई चीज़ें बहुत कम आने वाली हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस औद्योगिक क्रांति ने नवीन जो साम्राज्यवाद आया, नया प्रारूप जो आया, इसको प्रोत्साहित किया। क्या था कि जो औद्योगिक क्रांति आई उसकी पहली जो ज़रूरत थी वह क्या थी? बाजार चाहिए था उस औद्योगिक क्रांति को, क्योंकि बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। कारखानों में उत्पादन हो रहा था। अब जब उत्पादन हो रहा था तो इसको ये अपने देश में खपा नहीं सकते थे। तो उनको खपाने के लिए कुछ जगह चाहिए थी, और तो अन्य देशों में भी इसकी मांग नहीं थी, क्योंकि उन देशों का भी औद्योगिकरण हो चुका था। तो इस खपाने के लिए, इस हेतु इसके लिए इनको जो है अन्य देशों की या उपनिवेशों की जो है ज़रूरत अनुभव हुई। उपनिवेश तो पहले भी थे इनके पास, लेकिन इनको लगा कि और ज़्यादा उपनिवेश चाहिए ताकि सारा माल खप जाए बेचने के लिए। तो ये मुख्य प्रेरक तत्व था जो सिद्ध हुआ, इसमें काम आया। दूसरी सेकंड मामला क्या था कि कच्चा माल भी चाहिए। अब ये काम तो करना है, माल तो बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा, कच्चा माल भी तो चाहिए। कच्चा माल आपको पता ही है, कपास था, नील था, रबड़ था, जूट था, लोहा था, टीन था। ये सब की आपूर्ति कौन करेगा? ये भी तो मूल आवश्यकता थी। तो यह भी कम दामों पर गुलाम देशों से ही मिलता था। तो इसके लिए भी इनको क्या चाहिए थे? उपनिवेश। तो ये हमने देखा कि इसके कारण उपनिवेशों की जरूरत क्यों पड़ी, इसके कारण से उन्हें मारामारी हुई उपनिवेश स्थापित करने की। इसी को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। अतिरिक्त पूंजी का निर्यात कह सकते हैं आप, निवेश कह सकते हैं। 1870 के आसपास विकसित जो राष्ट्र थे, यूरोप के विकसित राष्ट्रों में
पूंजी की मात्रा, पूंजी की जो मात्रा थी उसमें अत्यधिक जो है वृद्धि हो जाती है। अब उस अत्यधिक वृद्धि जो हो गई उसका यूज कहाँ करें, क्योंकि बैंकिंग पूंजी और औद्योगिक पूंजी के मिलन से वृद्धि हुई थी। बैंकों और उद्योगों के जो मालिक थे ये बड़े जो औद्योगिक घराने या आप कह सकते हैं बड़े आर्थिक या औद्योगिक घरानों से थे। बैंकों में जमा सामान्य लोगों की बचत का भी उपयोग यह अपने व्यवसायों में कर रहे थे। बैंकों में जो जमा था लोगों का पैसा, उसका उपयोग भी ये अपने जो उद्योग थे अपनी आवश्यकताओं के लिए कर रहे थे। तो लेकिन यूरोप के देशों में निवेश की गई पूंजी पर, जो पूंजी यूरोप में निवेश कर रहे थे, पूंजी जो यूरोप में निवेश थी उसमें लाभ कम मिल रहा था, मुनाफा जो था वो कम था। इनका तो उद्देश्य क्या था, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा है। तो उनको ये समझ में आया कि अगर हम उपनिवेशों में पूंजी लगाएंगे, उपनिवेशों में पूंजी लगाने से उनको 10% से 20% तक मुनाफा मिलने की संभावना है। तो उनको फिर ये पूंजी लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए थे, उपनिवेश चाहिए थे, गुलाम देश चाहिए थे। तो इसके लिए भी ये प्रतिस्पर्धा इनके अंदर फैलती है। तीसरा है सस्ती मजदूरी। सदैव तलाश में थे सस्ती मजदूरी के कि कब हमें सस्ते मजदूर मिले। औद्योगिक घरानों का तो यही काम था। तो यूरोप में जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो श्रमिक आंदोलन ज़्यादा चलने लगे, श्रमिक आंदोलन बढ़ने लगे, शोषण ज़्यादा हो रहा था यूरोप में भी। तो ट्रेड यूनियन बन गई थी वहाँ, संसद में उनके अधिकारों की मांग उठने लगी। तो नए राजनीतिक दलों का भी उदय होता है जो उनके हितों को उठाते हैं। फलतः श्रमिकों के काम के घंटे, फिर फलतः उनके लिए उनकी सुविधाओं के लिए कुछ कानून बनते हैं, घंटे तय हो जाते हैं, मजदूरी तय हो जाती है, कुछ उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो अब शोषण आसान नहीं रहा था वहाँ यूरोप में। यूरोप में शोषण आसान नहीं था यूरोपियों का। ऐसी स्थिति में पूंजी का जो निवेश है उपनिवेशों की ओर निर्यात सस्ती मजदूरी को ध्यान में रखकर भी किया जाने लगा। जहाँ ज़्यादा सस्ती मजदूरी थी वहीं निवेश, तो ये कहाँ थी, गुलाम देशों में, या जो उपनिवेश बनाने थे वहीं निवेश किया गया। तो यह भी साम्राज्यवाद का एक प्रेरक तत्व के रूप में इसने काम किया। चौथा जो बिंदु है जो हम इस वीडियो में अंतिम बिंदु पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे बाकी बिंदु, वह है आपका यातायात व संचार के साधनों का विकास। संचार के साधनों का विकास। तो हमें पता है कि इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था, बहुत ज़्यादा विकास इन चीज़ों में हो रहा था। औद्योगिक क्रांति जब आई थी, टेक्नोलॉजी में चीज़ें, समुद्री जहाज़ों का विकास तो कई शताब्दी पहले ही हो चुका था। आपको पता है कि इन समुद्री जहाज़ों ने और जल जो सेना थी इसने बड़ी भूमिका निभाई थी इस वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद के उदय में भी। 1880 के बाद जहाज़ों में ही रेफ्रिजरेटर की सुविधा आ गई। अब फल, अंडा, पनीर भी आयात होने लगा। छोटी बात नहीं थी उस समय के लिए, संभव हो गया ये। तो जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन साम्राज्यवाद हुआ, नवीन साम्राज्यवाद जब आता है तो के विस्तार में तार, रेल, टेलीफोन, इन चीज़ों का भी बड़ा
योगदान था इसको विकसित करने में, नवीन साम्राज्यवाद को। इन साधनों से उपनिवेशों पर राजनीतिक और सैनिक नियंत्रण साम्राज्यवादी ताकतों के लिए आसान हो गया। इन साधनों से नियंत्रण आसान हो गया ताकतों के लिए साम्राज्यवादी। भारत और इंग्लैंड की अगर हम बात करें, भारत और इंग्लैंड के मध्य में तार बिछाने से भारत पर जो साम्राज्यवादी पकड़ थी वह सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि सारी सूचनाएं तुरंत ब्रिटिश सम्राट को, जो भी था प्रशासन को, संसद को मिलती थी और वो उस हिसाब से निर्णय लेते थे। तो इसका लाभ व्यावसायिक में भी हुआ, व्यावसायिक या व्यापारिक कामों में भी इसका लाभ होता है। सौदे आसान हो गए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण था पूंजी निवेश के लिए ये नए क्षेत्र थे पूंजी निवेश हेतु। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ साम्राज्यवाद के लिए। गारंटीड जो है लाभ प्राप्त करेंगे अगर ये निवेश करते हैं। गारंटीड निवेश लाभ की जो स्कीम आई, इससे कई लोग जो है प्रेरित हुए और ये व्यवस्था साम्राज्यवाद की आगे बढ़ती है। तो आपने देखा साम्राज्यवाद के प्रसार के कारण हमने देखे औद्योगिक क्रांति, अतिरिक्त पूंजी का निर्यात, सस्ती मजदूरी, यातायात और संचार साधनों का विकास। तो ये 4 बिंदु देखे हमने। बड़ा सरलता से हमने इस पाठ को पढ़ने की कोशिश की है। बड़ा अच्छा ही पढ़ा हुआ एक जैसे लग रहा है ये पाठ है आपका, तो आप इसको सरलता से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो कुछ कारण रह गए हैं उनको देखेंगे।